Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों पिछली बार हमने अपने सैंपल डिपार्टमेंट नेटेड गारमेंट सैंपल डिपार्टमेंट के हवाले से अपने सेक्शन को कंप्लीट किया। उससे रिलेटेड आखिरी लास्ट वीडियो बनाई और आप दोस्तों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत उसको पसंद किया। आपके पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अब हम अगले सेक्शन की तरफ जाने से पहले, अब अगले डिपार्टमेंट की तरफ जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर प्रोडक्शन के स्टार्ट करने से पहले होती है वो होती है पीपी मीटिंग। पीपी मीटिंग के बेसिक क्वालिटी टिप्स पे हम डिस्कशन करना चाह रहा हूं आज, ताकि आप एक बेहतरीन पीपी मीटिंग कर सकें। जब आप बेहतरीन पीपी मीटिंग करेंगे तो एक बेहतरीन प्रोडक्शन बना सकते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरीके से। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो का उन्वान है निटेड गारमेंट पीपी मीटिंग क्वालिटी टिप्स फॉर टॉप्स एंड बॉटम। टॉप बॉटम दोनों के लिए क्वालिटी टिप्स सेम होंगी और आपके लिए पहला पॉइंट इसमें होगा फर्स्ट लॉट रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट लॉट रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, फर्स्ट डायलॉट की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से इस पर डिस्कशन करूंगा। सेकंड पॉइंट होगा मार्क सैंपल, सैंपल को कैसे मार्क किया जाएगा। थर्ड पॉइंट होगा कस्टमर कमेंट्स। चौथा पॉइंट होगा पैटर्न करेक्शन। पांचवा पॉइंट होगा पीपी मीटिंग रिपोर्ट। छठा पॉइंट होगा प्रोडक्शन टीम अटेंडेंस, कि कौन कौन लोग प्रोडक्शन टीम के आपके पास मौजूद होने चाहिए। सातवां पॉइंट होगा फाइनल करेक्शन एंड डिस्कशन और रिपीट ऑर्डर्स के लिए एक नोट होगा। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आपसे डिस्कशन का आगाज करते हैं। पहला पॉइंट है जी फर्स्ट लॉट डायलॉट रिक्वायरमेंट। जब हम पीपी मीटिंग करने किसी भी फैक्ट्री में पहुंचते हैं या फैक्ट्री अपने किसी डायरेक्ट कस्टमर के लिए इंटरनल पीपी मीटिंग करे तो इन तमाम पॉइंट्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट उसमें से है फर्स्ट डायलॉट रिक्वायरमेंट। शेड बैंड कंटिन्यूटी 100% होनी चाहिए पहली डायलॉट की। 100% जीएसएम रिकॉर्ड होना चाहिए। कंप्लीट साइज सेट स्टिच होना चाहिए बल्क लाइन के अंदर। नॉर्मली ये मिस्टेक हम कर रहे होते हैं, अक्सर कर रहे होते हैं प्रोडक्शन फ्लोर्स के अंदर। जो आपके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं उसके लिए तो बहुत ही लोग लीनियंट हो जाते हैं और जो बाइंग हाउसेस जाके पीपी मीटिंग कर रहे होते हैं वो भी इन रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से डिमांड नहीं करते, तो वो अरेंज नहीं करते फैक्ट्री वाले और इसकी वजह से आपको प्रोडक्शन में जाके मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजों का खास ख्याल रखें। शेड बैंड कंटिन्यूटी सामने आ जाएगी आपके पास, शेड वेरिएशन का जो भी अगर कोई रोल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। उसको आप सॉर्ट आउट कर लें, उसको आप आरपी कर लें, वट एवर यू कैन डू इट। और उसके अंदर वही प्रिकॉशंस तय हो जाती हैं कि भाई अगली डायलॉट्स के अंदर भी इस तरह कोई शेड वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरा जीएसएम रिकॉर्ड सामने आ जाएगा तो आपको जीएसएम का भी पता लग जाएगा कि जीएसएम आपका सही आ रहा है, गलत आ रहा है, प्लस टेंडेंसी में है, माइनस टेंडेंसी में है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो है वो माइनस टेंडेंसी में प्लान कर लेते हैं जो कि कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो वो एक प्रिकॉशनरी मीटिंग है क्योंकि पीपी मीटिंग को हम इनिशियल स्टेज में हमें उसके जीएसएम का रिकॉर्ड का भी पता लग जाएगा। कंप्लीट साइज सेट बनाए, जंप साइज सेट बना लेते हैं कुछ जगहों पर फैक्ट्रीज में लोग। बाइंग हाउस बीच में इन्वॉल्व होता है तो वो उसको बाकायदा तौर पे पाबंद करता है कि नहीं जी हमें पूरा साइज सेट चाहिए। लेकिन जब बाइंग हाउस इन्वॉल्व हो तब भी कुछ फैक्ट्रीज इसके अंदर शॉर्टकट लेने की कोशिश करती हैं जो कि डेफिनेटली आगे जाके हमारे लिए नुकसान का बाइस होता है। और बाइंग हाउस इन्वॉल्व नहीं होता तो भी बहुत सारी फैक्ट्रीज इसका शॉर्टकट लेती हैं कि जी जंप साइज सेट बना लेते हैं। देखिए जंप साइज सेट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कस्टमर्स कुछ जगहों पर अपनी ग्रेडिंग के अंदर मिस्टेक कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पहली अगर हम टॉप की बात कर लें कि चेस्ट उसने ग्रेडिंग एक सेंटी की ग्रेडिंग दे रहा है नीचे 3 साइजों में, यानी स्मॉल मीडियम लार्ज के अंदर 1 सेंटी की ग्रेडिंग है। एक्सएल 2XL 3XL के अंदर उसने जाके 2 सेंटी 2.5 सेंटी की ग्रेडिंग कर दी। कहीं वो ग्रेडिंग लेस भी कर देता है, वो ग्रेडिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कस्टमर से भी। तो उसके बारे में क्योंकि आप
को अवेयरनेस तभी हासिल होगी जब आपका साइज सेट कंप्लीट बन के आएगा। तो अगर वो कोई मिस्टेक हुई हुई है उसको पहचानने के लिए पहले तो हमने सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में मास्टर को इसके बारे में बताया था कि मास्टर इसको पहले से ही अपडेट करा ले, और अगर वहां से वो मिस्टेक हो, वो चीज नहीं पकड़ी गई है, तो वो यहां पर आकर साइज सेट के स्टेज पर, ट्रायल रन के स्टेज पर हम उसको पकड़ के कस्टमर से वेरीफाई करा लें, उसकी मेजरमेंट चार्ट को रिवाइज करा लें, ताकि हमें एक बेहतरीन मेजरमेंट मिले और फाइनल प्रोडक्ट फाइनल ऑडिट में भी मेजरमेंट के लिहाज से बेहतरीन हो, और जब हम इसको भेजें शिप करें तो वेयर हाउस इंस्पेक्शन में भी आपको परफेक्ट मेजरमेंट वहां पे कस्टमर को भी मिले और आप किसी कंप्लेन और क्लेम का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आ जाए जी, सैंपल को मार्क किस तरह करना है। टॉप सैंपल अगर आपने मार्क करना है, टॉप सैंपल अगर हुडी है, हुडी एक कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल होता है, जिपर के साथ है तो भी और जिपर के बगैर है तो भी। हुडी के अंदर सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप सैंपल को मार्क करते जाना है। पहला स्टेप, हुड के अंदर अगर ड्रॉक आउट डल रही है तो उसके बटन होल या तो वहां ड्रॉक आउट के लिए किया जाएगा या वहां पर वो आईलेट मांग लेगा, आईलेट की प्लेसमेंट या बटन होल की प्लेसमेंट। आईलेट हुड का जो हेम है उसकी हाइट, हुड के अंदर टैगिंग 99% कस्टमर लेते हैं, उसकी टैगिंग, हुड का जो सेंटर का पैनल है उसकी विड्थ तो मार्क करना है आपने। इस तरह आपने उसके मेन लेवल को मार्क करना है, उसकी प्लेसमेंट मार्क करनी है, लूप लेवल है, मेन लेवल, 2 स्टिच वाला लेवल है, जो भी लेवल है उसकी प्लेसमेंट आपने मार्क करनी है। केयर लेवल साथ में साइज लेवल मार्क करना है। कुछ कस्टमर्स के मेन लेवल के अंदर ही साइज मौजूद होता है तो उसके अंदर साइज लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं, साइज लेवल है तो उसे मार्क कर लें। इसी तरह से आप ये नेक कंप्लीट हो जाती है आपकी। फिर आपका जो फॉरवर्ड शोल्डर है अगर अवेलेबल है, अगर रिक्वायर्ड है, आप फॉरवर्ड शोल्डर मार्क करें कितना चाहिए, आधा इंच, पौना इंच, या सीएम में है तो 1.5 सीएम, 2 सीएम, जितना भी है। फिर उसका रिब की हाइट मार्क कर लें। फिर उसके बाद केयर लेवल की पोजीशन मार्क कर लें। उसके साथ फिर आप उसका रिब की हाइट, बॉटम रिब की हाइट मार्क कर लें। ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो तक हर हुडी में होती है। अगर कट एंड शू है तो उसके लिए थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये बेसिक मार्किंग्स हैं आपने हर गारमेंट में करनी है, ताकि प्रोडक्शन फ्लोर के अंदर अगर कोई ऐसा ऑपरेटर है जो कि आपके कमेंट को पढ़ नहीं सकता, वो भी मार्क किए हुए सैंपल को देख के बड़ी आसानी के साथ परफेक्ट चीज बना सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 3, कस्टमर कमेंट्स। कस्टमर कमेंट हर पीपी सैंपल के साथ आते हैं और पीपी सैंपल के बगैर लोग अक्सर कटिंग कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं बल्क प्रोडक्शन में जाके। कोशिश करें पीपी सैंपल के बगैर कटिंग ना करें, बिल्कुल ना करें। और पीपी सैंपल के कमेंट जब आ जाए आपके पास तो आप उसको अपनी पीपी मीटिंग में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करें। नंबर 1 डिस्कस करें पॉइंट बाय पॉइंट, किस किस पॉइंट के ऊपर उसने कमेंट दिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी मर्चेंट है, कंसर्न मर्चेंट, वो चाहे बाइंग हाउस से रिलेटेड हो, चाहे फैक्ट्री से रिलेटेड हो, जो भी उस पीपी मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, ये जितनी भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये पीपी मीटिंग के लिए दोनों चीजों के लिए डिस्कशन है, दोनों फैक्ट्रीज के लिए है, छोटे यूनिट्स के लिए भी और कंपोजिट यूनिट्स के लिए भी। तो आपने पीपी के कमेंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट उसको ट्रांसलेट करके देना है उर्दू के अंदर, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर आपने नीचे पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसलेट करके देना है। क्योंकि अक्सर प्रोडक्शन के लोग, क्योंकि उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में परेशानी होती है, और उसको दूर करने के लिए आप लोकल लैंग्वेज में उनको नीचे पॉइंट बाय पॉइंट लिख के दे दें, ताकि आपका कोई पॉइंट भी प्रोडक्शन में मिस ना होने पाए। फिर आ जाते हैं जी 4 नंबर पॉइंट है पैटर्न करेक्शन। पैटर्न करेक्शन नॉर्मली हमारे यहाँ पैटर्न मास्टर्स ही देते हैं, और ये मेरे हिसाब से क्वालिटी मैनेजर का काम है, क्वालिटी मैनेजर को देने की जरूरत है। क्वालिटी मैनेजर्स में भी अगर बाइंग हाउस बीच में मौजूद है तो उनके बाइंग हाउस के मैनेजर को देना चाहिए, और अगर वो मौजूद नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपका क्वालिटी मैनेजर, जो आपकी फैक्ट्री का क्वालिटी मैनेजर, वो उसके ऊपर करेक्शन दे, ताकि करेक्शंस परफेक्ट हो जाए। याद रखें, कभी भी करेक्शन देते वक्त जनरल करेक्शन ना दें, 3 पॉइंट लिख के करेक्शन ना दें।
हर पॉइंट के सामने एरो बना के उसकी करेक्शन दें। अगर वो ओके है, वहां करेक्शन की जरूरत नहीं है तो वहां टिक कर दें। अगर वो ओके नहीं है तो वहां पर आप अपनी करेक्शन लिखें। 0.5 की करेक्शन है, 1 सेंटी की है, 1.5 सेंटी की है, पॉइंट बाय पॉइंट करेक्शन दें ताकि आपका पैटर्न में करेक्शन परफेक्ट हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने उस करेक्शन देने के दौरान जो भी आपकी बड़ी मेजरमेंट्स हैं, बिगर मेजरमेंट्स, उन बिगर मेजरमेंट्स को आपने थोड़ा सा प्लस साइड पे रखना है। देखें, बल्क की प्रोडक्शन है, ओवरलॉक होना है गारमेंट को। ओवरलॉक के दौरानिए में अगर टॉप बना रहे हैं तो साइड सीम्स ओवरलॉक होनी है। अगर आप बॉटम बना रहे हैं तो भी साइड सीम्स ओवरलॉक होनी है, इन सीम ओवरलॉक होनी है। इन दोनों सूरतों में आपके ओवरलॉक की मशीन पर कटिंग के मसाइल होते हैं, और वो होते हैं कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं टिपिकल फैब्रिक जो रोल कर जाते हैं। उन फैब्रिक्स के अंदर मसला ये होता है कि कटिंग ज्यादा हो जाती है। तो फैब्रिक टू फैब्रिक वेरी करती है करेक्शन। आपके पास जब लाइन से गारमेंट बन के आएगा तो आपने करेक्शन जितनी लेनी है उससे थोड़ा सा प्लस साइड पे दें। फॉर एग्जाम्पल, आप विड्थ वाइज करेक्शन दे रहे हैं, शोल्डर, चेस्ट, बॉटम, ये विड्थ वाइज करेक्शन है आपकी। अक्रॉस फ्रंट है तो वो अक्रॉस फ्रंट आ जाएगा। बॉटम के अंदर आप दे रहे हैं तो विड्थ वाइज करेक्शन वेस्ट, हिप, थाई, नी, बॉटम है। इन तमाम करेक्शंस को जो विड्थ वाइज करेक्शन है, इसमें ही मैनेज के ट्रेंड ज्यादा मिलता है, इसमें ही ओवरलॉक की कटिंग होती है। आप इन मेजरमेंट्स को जो आपके ट्रायल रन में बन के आया है, लाइन से बन के आया है ट्रायल रन, इसको मेक श्योर कर लें। उसके अंदर जितना माइनस हो रहा है उस माइनस से हिप वाली साइड, चेस्ट वाली साइड, लेंथ वाली साइड, इनको आपने एक्चुअल मेजरमेंट से 1 सेंटी प्लस रखना है, जो एक्चुअल मेजरमेंट कस्टमर को रिक्वायर्ड है। अगर आपकी करेक्शन लग रही है, फॉर एग्जांपल आपका हिप, बॉटम की बात कर रहा हूं, आपका हिप 1 सेंटी माइनस है, आपने उसको 2 सेंटी की करेक्शन देनी है। क्यों? क्योंकि आपके ओवरलॉक की कटिंग भी उसमें कवर हो जाएगी, आपके फैब्रिक की श्रिंकेज की वेरिएशन भी उसमें कवर हो जाएगी, और आपको एंड प्रोडक्ट जो मिलेगी वो प्लस टेंडेंसी में मिलेगी या एग्जैक्ट मिलेगी, माइनस टेंडेंसी में नहीं जाएगा। याद रखिए, कस्टमर के पास जब भी माइनस मेजरमेंट्स जाएंगी, वो हमेशा उसकी सोच ये होगी कि आप कोई ना कोई चीज हैंकी पैंकी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, यानी वो आपके ऊपर से उसका एतमाद उठ जाएगा। तो जीएसएम को भी रिड्यूस साइड पे प्लान ना करें। मैंने अपने फैब्रिकेशन की वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया। और इसी तरह से करेक्शन देते वक्त भी इन करेक्शंस को आप प्लस टेंडेंसी में रखें। बड़ी मेजरमेंट्स याद रखें, बॉटम के अंदर हिप है, लेंथ है, इनसीम हो या आउटसीम हो, और इसी तरह से वेस्ट, हिप, इनसीम, आउटसीम, ये 4 मेजरमेंट्स बड़ी हैं बॉटम के अंदर। टॉप के अंदर शोल्डर, क्रॉस फ्रंट, चेस्ट, बॉटम, स्लीव लेंथ और बॉडी लेंथ। इन बड़ी मेजरमेंट्स के अंदर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपको एंड रिजल्ट खराब मिलने के चांसेस है। मेजरमेंट्स खराब होंगी, कस्टमर ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि आजकल हर कस्टमर का वेयर हाउस इंस्पेक्शन है, मैक्सिमम कस्टमर्स का है। कुछ अगर नहीं है तो आगे आने वाले वक्त में वो उसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम अपने सिस्टम को ठीक कर लें, ताकि हम जितना भी वेयर हाउस इंस्पेक्शन होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट ठीक है, सारी दुनिया में कामयाब होगी। क्योंकि हुजूर पाक का फरमान है, एवरी ट्रूथ इज राइट, एवरी ट्रूथ हैज लाइट, यानी हर हकीकत एक सच्चाई होती है और हर सच्चाई एक नूर रखती है। अगर आपने ठीक काम किया उसे कोई भी नहीं डिनाई कर सकता, उस सही किए हुए को कोई भी गलत नहीं कह सकता। तो अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। अब आ जाते हैं जनाब इसके बाद पीपी मीटिंग की रिपोर्ट। पीपी मीटिंग की रिपोर्ट मैं आपको इधर अपने स्क्रीन पे लगा के दूंगा। पीपी मीटिंग की रिपोर्ट के अंदर जो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं वो अक्सर पीपी मीटिंग की रिपोर्ट्स में मिसिंग होती हैं। पीपी मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आ जाती हैं, जो रिपोर्ट बनती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। बेसिक उसके अंदर जो चीजें जरूरी हैं, पीपी मीटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो, उसके अंदर सबसे पहली चीज है स्टाइलिंग डाटा। आपने उसका स्टाइल नंबर, उसका पीओ नंबर, उसका फैब्रिक कौन कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 3 कितने फैब्रिक्स यूज हो रहे हैं, फैब्रिक की कंटेंट, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका जीएसएम आपने लाजमी लिखना है। उसके साथ स्टाइलिंग डिटेल आएगी, साइजेस की डिटेल आएगी, प्रिंट एम्ब्रॉयडरी अगर कोई है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, शोल्डर टेप,
उसके साथ मेन लेबल, केयर लेबल, साइज लेबल, हैंड टैग, ये तमाम एक डाटा बनता है। ये मैं आपको रिपोर्ट जो शेयर कर रहा हूं उसके अंदर आपको सारा डाटा नजर आएगा। उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स का जो सिग्नेचर की जगह है वो भी बनी हुई है। ये आपका पहला पॉइंट होगा, पहली शीट होगी आपके पीपी मीटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अक्सर मिसिंग होता है, अक्सर फैक्ट्रीज के अंदर ये मिसिंग होता है। आप इसको इसी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है। उसके साथ आपका कस्टमर कमेंट का एक कॉलम होना चाहिए जिसमें सिर्फ कस्टमर के 10, 12, 15 जितने भी कमेंट हैं वो आएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे बेसिक रिक्वायरमेंट, जो मैं पहले बता रहा था मार्किंग करते वक्त आपको चाहिए मेन लेवल की प्लेसमेंट, केयर लेवल की प्लेसमेंट, साइज लेवल की प्लेसमेंट, हुडी के आईलेट की प्लेसमेंट और तमाम तरह की जो रिब्स और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर आनी चाहिए। उसके बाद चौथा कॉलम उसके अंदर होगा आपकी जो साइज सेट आपको दिया गया है, आपको जो ट्रायल रन प्रेजेंट किया गया है उस ट्रायल रन के अंदर उसके अंदर जो आपकी फाइंडिंग है वो एक कॉलम होना जरूरी है कि आप उसकी फाइंडिंग में मेंशन करें। और आखिरी कॉलम होगा आपकी प्रिकॉशनरी मेजर्स का। आपने बताना है ऑपरेटर्स को भी, ऑपरेटर्स के लिए तो आप पूरी टीम के साथ डिस्कस करेंगे तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स में प्रिकॉशंस लेने, कौन कौन से एरिया पर किस किस मशीन की एडजस्टमेंट के लिए प्रिकॉशंस लेने, वो प्रिकॉशनरी मेजर का एक कॉलम आपको जरूर देना जरूरी है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनेगी आपकी जो आपको एक बेटर और बेस्ट गाइडलाइन देगी, और उस रिपोर्ट को आप अपने पीपी मीटिंग करने वालों को आप फॉरवर्ड करें ताकि वो पॉइंट बाय पॉइंट उसको समझ भी सकें, पॉइंट बाय पॉइंट उसको इंप्लीमेंट कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए प्रोडक्शन टीम की अटेंडेंस। प्रोडक्शन टीम की अटेंडेंस के अंदर आप पैटर्न मास्टर को लाजमी बुलाएं। कुछ फैक्ट्रीज के अंदर ग्रेडिंग मास्टर अलग होते हैं, उनको भी बुलाएं, क्योंकि जो मिस्टेक्स पैटर्न मास्टर और ग्रेडिंग मास्टर की होती है वो किसी स्टेज पर ठीक नहीं की जा सकती, वो ठीक नहीं हो सकती, वो हो जाती है, तो उनका होना जरूरी है। कटिंग इंचार्ज का होना जरूरी है, कटिंग से, सोइंग लाइन से क्यूए सुपरवाइजर और सोइंग का प्रोडक्शन सुपरवाइजर, दोनों का होना जरूरी है क्योंकि दोनों ने काम असल में प्रोड्यूस कराना है। उसके साथ साथ फिनिशिंग का रिस्पॉन्सिबल बंदा मौजूद होना चाहिए। बाइंग हाउस के थ्रू अगर काम हो रहा है तो फिर बाइंग हाउस का क्यूए टीम होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी मैनेजर का क्यूए मौजूद हो और कंसर्न मर्चेंडाइजर बाइंग हाउस का भी हो, कंसर्न मर्चेंडाइजर फैक्ट्री का भी बैठा हो। ये अटेंडेंस की शीट के अंदर जो मैंने दी है आपको इसके अंदर मौजूद है। ये अटेंडेंस आप साइन कराएं सबसे, ताकि तमाम लोग एक पेज पर आ जाएं। फाइनल कंक्लूजन एंड डिस्कशन, ये एक आखिरी चैप्टर है, ये आखिरी पॉइंट है जो कि जरूरी है। आपने जो भी डिजाइन कर लिया, आपने जो पीपी मीटिंग कर ली, उस पीपी मीटिंग के अंदर आपको एक ये तमाम चीजें डिस्कस करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन देना है। अगर बाइंग हाउस का क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी टीम उसको पीपी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो वो उसको कंक्लूड करें कि जी ये इसमें चीजें हैं, और उसके बाद मार्क करने के बाद जो प्रोडक्शन की टीम है उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें। अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या कोई चीज उन्होंने पूछनी है तो वो जरूर उसमें से पूछ के उसको फाइनल कंक्लूड कर लें। ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पीपी मीटिंग है जो आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बेहतरीन रूट देगी। आपका बेसमेंट ठीक है तो आपकी बिल्डिंग ठीक खड़ी होगी, अगर आपका बेसमेंट ठीक नहीं है तो आपकी बिल्डिंग टेढ़ी खड़ी होगी। आखिरी नोट एक है रिपीट ऑर्डर्स के लिए। अगर रिपीट ऑर्डर्स एनओएस प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनके रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपने हर दफा श्रिंकेज रिकॉर्ड जरूर चेक करना है कि अगर श्रिंकेज में वेरिएशन है तो आप अपने पैटर्न को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। हर साल हर सीजन के अंदर एक दफा पीपी मीटिंग कर लें रिपीट ऑर्डर्स वाले की, और जैसे ही सीजन चेंज होता है उसको आप दोबारा कंडक्ट करें, प्रॉपर पीपी मीटिंग करें और फिर उसके रिपीट चलते रहें। तो उन रिपीट्स के अंदर आप श्रिंकेज रिपोर्ट के मुताबिक पैटर्न एडजस्ट करते जाएं ताकि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम बिताने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जहां तक कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। थैंक यू।